स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई थी, उसके शुरुआती आंकड़े कहिए, रुझान कहिए, हमारे सामने आने लगे हैं। इंटर्न का ड्रॉप आउट बढ़ने लगा है। सरकार की तरफ से संसद में ये जानकारी दी गई कि स्कीम के पहले 2 राउंड में 20% ड्रॉप आउट हुआ है। ड्रॉप आउट का मतलब ऐसे समझिए कि लोगों ने इंटर्नशिप करना शुरू किया और उसके बाद वो छोड़कर चले गए। वजह क्या है? ये अंशुमान जी से समझेंगे कि क्या पक्की नौकरी मिल गई इसलिए चले गए या कोई और वजह थी? 6600 से ज्यादा इंटर्न ने इंटर्नशिप की 1 साल की अवधि पूरे किए बिना ही इंटर्नशिप छोड़ दी। सर, क्या वजह समझ आ रही है इसके पीछे? देखिए, सरकार की एक और बड़ी स्कीम है जिनमें सुर्खियां कुछ होती हैं और क्रियान्वयन कुछ होता है, और हम लगातार आपको बोनस पॉइंट में ये वास्तविक परिस्थितियां बताते हैं। जब ये स्कीम आई थी तो बड़ी सुर्खियां थी। इसकी वास्तविकता यह है कि सरकारें कैसे स्कीम बनाती हैं और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये स्कीम हमें बताती है। पहले हम आंकड़े देखते हैं। कंपनियों ने पहले 2 राउंड में 1.65 लाख इंटर्नशिप ऑफर की थी। इस स्कीम के बारे में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की पहल पर कोविड के बाद नौकरियों की, रोजगारों की समस्या को खत्म करने के लिए कंपनियों से कहा गया था कि वो युवाओं को रोजगार देंगी, उसके बदले उन्हें मदद दी जाएगी, और वो ये रोजगार लेने वाले युवा टीयर 2 टीयर 3 टाउन से आएंगे, ये फोकस करने की बात थी। आंकड़ा ये बता रहा है, सरकार ने आंकड़ा संसद को दिया है, 1.65 लाख इंटर्नशिप ऑफर किए गए, जिसमें से केवल 52,600 ने तो इन्हें स्वीकार किया और 16,060 कैंडिडेट्स ने केवल ज्वाइन किया वास्तव में ऑफर लेने के बाद भी। तो 70% के आसपास एक का ड्रॉप रेट एक्सेप्टेंस और ज्वाइनिंग के बीच में जो आंकड़े हमें बता रहे हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया उनमें से 6,618 इंटर्न बीच में छोड़कर चले गए, यानी उन्होंने पूरी 1 साल की इंटर्नशिप भी पूरी नहीं की। यह है आंकड़ा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अब इसमें कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं। जो दिखता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने इसमें बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़ी कंपनियों को टीयर 2 टीयर 3 सिटी के युवाओं के साथ जोड़ने की कोशिश की थी, और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती निकल कर आई है वो रिलोकेशन की है कि नौकरी कहीं दूसरी जगह है, रहना कहीं दूसरी जगह, मोबिलिटी के चैलेंज हैं, दूसरी जगह जाकर उस शहर में की लागत उठा पाना मुश्किल है। और इसलिए शुरुआत तो हुई, लोग पहुंचे भी, लेकिन बाद में वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि जो स्टाइपेंड था वो भी सीमित था और बाकी जगह जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लोकल इकोनॉमी में शायद मिल गई हो। इस वजह से ये स्कीम पार्शियली, क्या मतलब आंशिक भी कहें तो आंशिक रूप से सफल रही। पायलट बेस्ड जो एनालिसिस बता रही है कि ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है, एप्लीकेशन ज़्यादा, ऑफर्स ज़्यादा, ज्वाइनिंग कम और बीच में छोड़ने वालों की संख्या और ज़्यादा। अगर आप भी उस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं या उन लोगों की तरह हैं, ये सोचते हैं कि निजी बैंकों में सेवाएं बड़ी बढ़िया होती हैं, सरकारी बैंकों से वो बेहतर होते हैं, तो जरा ये खबर ध्यान से सुनिए। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट बैंकों के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो अब सरकारी बैंकों से ज्यादा हो गई हैं। जी हाँ, सोमवार को एक आंकड़ा आया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चला कि बैंकिंग व्यवस्था के खिलाफ शिकायतों के मामले में प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी 2024-25 के दौरान 37% से ज्यादा रही, जबकि सरकारी बैंकों का ये जो प्रतिशत था, ये हिस्सेदारी का, वो 35% था। सर, प्राइवेट बैंकों से ग्राहक ज्यादा परेशान क्यों हैं? ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनके पास ग्राहक ज्यादा हैं। भाई, ग्राहक तो सरकारी बैंकों के पास ज्यादा हैं, उसके बाद भी शिकायतें वहां ज्यादा क्यों? क्या आरबीआई के ओम्बुड्समैन का ये आंकड़ा हमारी आपकी जो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब प्राइवेट बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश लोग 2 या 3 बैंकों के अकाउंट रखते हैं, तो जो प्राइवेट बैंकों के साथ जुड़े हैं वो जिन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, ये आंकड़ा उसकी तरफ इशारा करता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम सरकारी बैंकों के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हैं, पर निजी बैंकों की सेवा से बढ़ने वाली शिकायतें बढ़ रही हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें किस चीज़ को लेकर? जो नंबर है वो भी करीब करीब हाईएस्ट शेयर है प्राइवेट बैंक्स का, 37.53% का नंबर आया है ओम्बुड्समैन की इस रिपोर्ट में। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के खिलाफ भी शिकायतें बढ़ी हैं, पर सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक के खिलाफ शिकायतें किसकी बढ़ रही हैं? लोन प्राइसिंग की और चार्जेस की। अब जरा ध्यान दीजिए, आरबीआई पिछले 2 साल से बार बार जगह जगह तरह तरह से कह रहा है कि बैंकों को लोन के चार्जेस में और प्राइसिंग में पारदर्शिता बरतनी चाहिए, पर आप किसी भी प्राइवेट बैंक से लोन लेने की कोशिश करिए, आप नाम लीजिए, आपको
2 बार में 3 बार में उसके लोन प्राइसेस और चार्जेस समझ में नहीं आएंगे अगर आप बहुत बेहतर ढंग से लोन के पूरे कैलकुलेशन के मैकेनिज्म को नहीं समझते हैं। क्रेडिट कार्ड बिलिंग सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट बैंक्स के साथ। मनमाने चार्ज लगा देना, कभी भी आपके कार्ड के ऊपर फीस बढ़ा देना, आपको जबरन कार्ड देकर रखना, कार्ड लेकर उसे कैंसिल नहीं करना, आपकी 50 मेल का जवाब नहीं देना, कार्ड अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद करने से इनकार कर देना। ये दूसरा फिर समस्या है डिजिटल बैंकिंग की ऐप में आने वाली तमाम समस्याएं। और तीसरी चीज प्राइवेट बैंक से जो चिंताजनक बात निकल कर आ रही इस रिपोर्ट में वो ये है कि प्राइवेट बैंक से अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं अकाउंट से। ये जो म्यूलिंग है अकाउंट्स की, जो अकाउंट्स का इस्तेमाल, वो भी एक बड़ी शिकायत बनकर उभरा है और ये बता रहा है कि प्राइवेट बैंक्स के कामकाज में ग्राहकों को अब उतनी सुविधा नहीं बची है जितनी हम पहले देखते थे।